हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है जी। आज हम इस वीडियो में करेंगे पूरी कंप्लीट CSS3। अगर आपने CSS3 करने से पहले अगर आपने हमारी HTML की वीडियो नहीं देखी तो वो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि HTML के बिना आप CSS नहीं कर सकते। CSS करने के लिए आपको HTML का आना बहुत ज़रूरी है। अगर अभी तक आपने HTML की वीडियो नहीं देखी तो वो देख लीजिए, मैं आई बटन में ऊपर उसका लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर क्लिक करके भी आप HTML देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वही प्रेफर करूँगा कि अगर आप खुद सीख सकते हैं तो W3 स्कूल से सीख सकते हैं। और आज हम आपको वहीं से W3 स्कूल से आपको सारी CSS3 सिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले आ जाती है CSS की इंट्रोडक्शन। व्हाट इज CSS? CSS क्या होती है? CSS स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। जो CSS की फुल फॉर्म है कास्केडिंग स्टाइल शीट, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, ये इसकी फुल फॉर्म है। CSS describes how HTML elements are to be displayed on screen, paper और in other media। जो CSS है ये डिस्क्राइब करती है कि आपका जो एलिमेंट है, यानी कि कंटेंट है, वो किस तरह डिस्प्ले होगा। ठीक है। CSS saves a lot of work. It can control the layout of multiple web pages all at once। CSS आपका बहुत समय सेव करती है, बहुत समय आपका बचाती है, और इसके साथ आप एक बार में ही बहुत सारी लेआउट को कंट्रोल कर सकते हैं। एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स आर स्टोर्ड इन CSS फाइल्स। अगर आपकी एक्सटर्नल CSS फाइल्स बनाई हुई हैं पहले से, तो आप सेम फाइल्स को किसी भी HTML में ऐड कर सकते हैं। तो आगे उसके CSS की जो डेमो दी गई है, HTML ऑन पेज 1 HTML पेज मल्टीपल स्टाइल शीट्स। ठीक है। जो सबसे पहले देखिए हेडिंग दी गई है, उसके बाद ये नैब बार है, बीच में कंटेंट आ गया, ये साइड बार आ गया। ठीक है ना। इस तरह आप CSS से अपना पेज क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है वाई यूज़ CSS। CSS का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? CSS is used to define styles for your web pages, including the design, layout, and variations in display for different devices and screen sizes। जो CSS का यूज़ है वो आपकी वेबसाइट को स्टाइल करने के लिए, जिनके कलर वगैरह देने के लिए, मार्जिन वगैरह, जिनके जितनी भी स्टाइलिंग होती है सब CSS से होती है, वो देने के लिए CSS का यूज़ होता है। और इसके अलावा आप अपना कंटेंट, आपका कंटेंट लैपटॉप की स्क्रीन पर किस तरह शो हो, टैब पर किस तरह शो हो, मोबाइल स्क्रीन पर किस तरह शो हो, इससे आप वो सभी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल दी गई हैं, जैसे बॉडी को बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, H1 को कलर दे सकते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर सकते हैं, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, जैसा कि हम HTML में कर चुके हैं। आगे अभी हम इस वीडियो में एडवांस में करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, देख लेते हैं CSS का सिंटैक्स। ये आता है जी CSS का सिंटैक्स। जैसे कि अगर आप सेलेक्टर, जो सबसे पहले जो आता है इसको सेलेक्टर बोलते हैं। यहाँ पर आप किसी टैग का नाम भी दे सकते हैं। अगर आप टैग का नाम नहीं देना चाहते, आपने अपने यानी कि प्रोग्राम में ID दी है HTML में, तो यहाँ पर ID का नाम दीजिए, हैश लगाकर ID लिख दीजिए, और उसके बाद करली ब्रैकेट स्टार्ट होगा। उसके बाद प्रॉपर्टी आएगी। प्रॉपर्टी क्या रहेगी कि कलर करना है आपको, या फॉन्ट साइज करना है, या मार्जिन करना है, या पैडिंग देनी है, कुछ भी वो पैडिंग प्रॉपर्टी रहेगी। ठीक है। उसका जो वैल्यू होती है, जैसे कि प्रॉपर्टी कलर दी, उसकी वैल्यू क्या आएगी, कलर कौन सा देना चाहते हैं हम, रेड, ब्लू, ग्रीन, जो भी है वो उसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना। ये पूरी की पूरी डेक्लेरेशन है इस चीज़ की। उसके बाद जैसे कि फॉन्ट साइज एक प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद जो हम दे रहे हैं 12 पिक्सल PX, इनके 12 पिक्सल, ठीक है, वो उसकी वैल्यू होगी। ये लगाने के लिए सबसे पहले करली ब्रैकेट, उसका प्रॉपर्टी, फिर कॉलन आता है, फिर जो आपकी वैल्यू है वो आती है, उसके बाद सेमी कॉलन। ये सिंटैक्स आपको याद रख लेना है। ठीक है। उसके बाद इस तरह देखिए, सबसे पहले सेलेक्टर लगाया गया है P, उसके बाद करली ब्रैकेट स्टार्ट किया हुआ है, उसके बाद करली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है। और कलर कॉलन रेड, उस ये प्रॉपर्टी है, ये इसकी जो रेड लिखा हुआ है ये वैल्यू है। इस तरह आप इसमें CSS में सिंटैक्स के द्वारा, यानी कि सिंटैक्स आपको समझा दिया, इस तरह CSS में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं CSS के सिलेक्टर्स के बारे में कि कौन कौन से सिलेक्टर होते हैं CSS में। CSS सबसे पहले आता है एलिमेंट सिलेक्टर, यानी कि आप टैग का नाम लिख के
जो है उसकी टैग की CSS के द्वारा स्टाइलिंग कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है CSS का ID selector। द ID selector यूज द ID एट्रीब्यूट ऑफ एन HTML एलिमेंट सेलेक्ट ए स्पेसिफिक एलिमेंट, यानी कि जो ID सिलेक्टर है इसको, ये एक एट्रीब्यूट है HTML का, ठीक है, HTML टैग का एक एट्रीब्यूट है। इससे आप किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को यानी कि स्टाइल कर सकते हैं। जो ID है वो यूनिक होती है, वो सेम नेम से आप यानी कि किसी और डिव को या किसी और पैराग्राफ को सेम नेम से कोई दूसरी ID नहीं बना सकते। क्लास एक यानी कि क्लास को आप सेम नेम देकर किसी, जैसे कि H1 की क्लास हमने A लगा दी, ठीक है, उसके बाद एक और H1 ली, उसकी क्लास भी हमने A लगा दी, तो वो जब हम CSS की स्टाइलिंग करेंगे वो दोनों H1 पर अप्लाई होगी, क्योंकि हम डॉट ए यानी कि A क्लास पर स्टाइलिंग करेंगे। आगे आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा, या ओनली मैं सिलेक्टर बता रहा हूँ। तो आगे आता है दी CSS क्लास सेलेक्टर। जैसे कि क्लास डिफाइन होती है डॉट लगाकर, ID होती है हैश लगाकर, क्लास लिखने के लिए डॉट का यूज़ होता है CSS में। उसके बाद वही करली ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, उसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी वैल्यू आप किया वो दे सकते हैं। ये तो हो गया हमारे सेलेक्टर। उसके बाद आता है हाउ टू ऐड CSS, ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया था HTML में कि 3 वे से हम CSS को यानी कि अपने जो प्रोग्राम है उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। एक तो होता है एक्सटर्नल, एक इंटरनल, एक इनलाइन। वो मैं आपको बता देता हूँ एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन किसको बोलते हैं। जैसे कि अभी हमने बना लिया एक पैराग्राफ, ठीक है, पैराग्राफ के अंदर हम कुछ भी ले लेते हैं, डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ लिख लेते हैं। पैराग्राफ लिखने के बाद देखिए हम यहाँ पर करते हैं स्टाइल, यहाँ पर स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे, इसको बोलते हैं इनलाइन CSS। इसको हम जैसे कि बैकग्राउंड कलर देते हैं, ये होगी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी देने के बाद अभी आएगा इसका वैल्यू, इसकी जिसके ब्राउन इसकी वैल्यू हमने डाल दी। इसको सेव करके जब हम यहाँ से रन करवाते हैं जिनके, तो देखिए ये किस तरह शो होगा। ये हमारा पैराग्राफ आ गया, इसका बैकग्राउंड कलर आ गया ब्राउन। इसको बोलते हैं इनलाइन CSS, यानी कि ये हमने टैग के साथ ही स्टाइल लिख के एट्रीब्यूट लगा के HTML की बॉडी के अंदर ही स्टाइल किया, इसको बोलते हैं इनलाइन CSS। और जो होती है इंटरनल CSS, वो कैसे होती है, उसको यूज़ करने के लिए आपको क्या करना रहेगा, स्टाइल टैग यूज़ करना रहेगा हेड टैग के अंदर, ठीक है। जैसे कि हमने स्टाइल टैग हेड टैग के अंदर बना लिया, और इसमें अभी हम P टैग को स्टाइल करना चाहते हैं। जैसे कि P सेलेक्टर ले लिया, करली ब्रैकेट स्टार्ट, करली ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद एक क्लोज भी कर दिया, उसके अंदर अब हम डालेंगे वैल्यू, जैसे कि कलर डाल देते हैं, ठीक है। कलर, कलर जो होगा सिंपल कलर लिखने से जो टेक्स्ट का कलर होगा वो चेंज होगा। जैसे कि हमने टेक्स्ट का कलर चेंज कर रहे हैं, मैं ये कलर की वैल्यू दे दी। और देखिए अभी हमने क्या किया था, हेड टैग में स्टाइल टैग लगा के जो CSS यूज़ की थी उसको बोलते हैं इंटरनल CSS। इस तरह जो टेक्स्ट थे वो सभी वाइट हो चुके हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS किस तरह यूज़ होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए सबसे पहले चलते हैं प्रोग्राम पर। एक्सटर्नल CSS यूज़ करने के लिए आपको एक नया प्रोग्राम बनाना रहेगा। जैसे कि हमने एक प्रोग्राम बना रहे हैं, उसका नाम ले लेते हैं हम गगन.css, ठीक है। गगन.css लेने के बाद और उसके बाद हम इसको सेव कर लेते हैं। गगन.css लगाना है अगर आप CSS की फाइल बना रहे हैं, ठीक है ना। और जैसे कि अभी यहाँ पर हम करेंगे करली सेलेक्टर लगाएंगे। सबसे पहले P सेलेक्टर लगाया, सेलेक्टर लगाने के बाद करली ब्रैकेट आएगा यहाँ पर। एक मिनट मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ कि किस तरह हम इसको ऐड कर सकते हैं एक्सटर्नल को। यहाँ पर देखिए इस तरह आप लिंक लगा सकते हैं जो भी CSS की स्टाइल शीट की फाइल बनाते हैं, ठीक है ना। उस तरह आप किसी भी तरह लिंक लगा के आप बना सकते हैं। अभी हम अपने प्रोग्राम के अंदर चले जाते हैं। प्रोग्राम के अंदर जाने के बाद जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली, ये फॉन्ट फैमिली दे दी हमने। उसके बाद देंगे इसको हम फॉन्ट साइज़, ठीक है, फॉन्ट साइज़ लिख दिया। फॉन्ट साइज़ कर देते हैं हम 20 पिक्सल, ये हमने दे दिया फॉन्ट साइज़। अभी क्या करेंगे, यहाँ पर आके हम इसमें
अपना वो स्टाइल शीट लिंक कर देंगे। लिंक करने के लिए सबसे पहले आपका जो टैग है वो है लेस देन लिंक, उसका स्पेस आएगी, एट्रीब्यूट लगेगा, रिलेशन यानी कि REL, उसका इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर स्टाइल शीट लिखना रहेगा, उसके अंदर फिर एच रेफरेंस के अंदर आपको आपका जो भी लिंक है वो लगा दीजिए और सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद अब हम चलते हैं ब्राउज़र स्क्रीन पर, देखते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट किस तरह शो हो रहा है। देखिए जो भी टेक्स्ट का साइज था वो इंक्रीज़ हो चुका है और फॉन्ट फैमिली चेंज हो चुकी है। इस तरह आप एक्सटर्नल CSS का यूज़ कर सकते हैं। एक्सटर्नल CSS यूज़ करने के लिए जो CSS की फ़ाइल है वो अलग से बनती है, ओनली बस ऐसे लिंक करना रहता है, ठीक है ना। ये तो होगी हमारी कि किस किस तरीके से हम CSS का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कमेंट। CSS में आप कमेंट किस तरह लगा सकते हैं, तो कमेंट लगाने के लिए /* और उसके अंदर जो भी कंटेंट होगा वो लिख के और बाद में आपको लिखना रहेगा */। इस तरह आप कमेंट लगा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। कमेंट तो आपको पता ही है कि क्या होता है। जैसे कि हमने इसको सेलेक्ट किया, इस पैराग्राफ को मैं कमेंट करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं कंट्रोल दबा के / दबा देता हूँ, तो अपने आप ये पूरा का पूरा जो कंटेंट है मेरा कमेंट में चेंज हो गया। अभी ये अप्लाई नहीं होगा मेरे पेज पर, यानी कि ये ओनली मुझे यहाँ पर शो होगा, ब्राउज़र स्क्रीन पर इसका काम ख़त्म हो गया। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये देखिए हमने इससे जो फॉन्ट थे उनका कलर वाइट किया था, ठीक है ना, अभी वो ब्लैक हो गए, उनका कलर की जो जिनकी स्टाइलिंग की हुई थी वो हट गई है। इस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं कमेंट को। उसके बाद आता है CSS में कौन से कलर होते हैं। ये भी हमने HTML में किया था कि वही टोमेटो, ऑरेंज, डोजर ब्लू, मीडियम सी ग्रीन, ग्रे, स्लेट ब्लू, ये कलर के नाम हैं। आप इस तरह यानी कि कलर का नाम जो वैल्यू देते हैं, कलर लिख के या बैकग्राउंड कलर लिख के जो वैल्यू देते हैं उसमें यहाँ से कोई भी कलर का नाम डाल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है RGB, इनके आपको अगर खुद का कलर बनाना है उसके लिए आपको वैल्यू देनी होगी रेड, ग्रीन, ब्लू। उसके लिए सबसे पहले आपको प्रोग्राम में RGB लिखना रहेगा और RGB लिखने के बाद इनके रेड, ग्रीन, ब्लू, रेड की वैल्यू कितना देना चाहते हैं, ये 255 मैक्सिमम होती है, मिनिमम आप जितनी भी दे सकते हैं। जितनी भी वैल्यू दे के तीनों वैल्यू आप जो भी देंगे उससे आप न्यू कलर बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने 75 कर दिया रेड कलर और ग्रीन कलर को कर देते हैं हम 229, ठीक है, 229, और ब्लू को कर देते हैं 212, ठीक है, 212। तो देखिए एक नया कलर तैयार हो गया। अगर आप RGB लिख के उसके अंदर ये 75, 229, 212 ये वैल्यू डालेंगे तो आपका इस तरह का कलर बन जाएगा। ये तो हो गया कलर। उसके बाद आएगा हेक्सा, HEX बोलते हैं इसको। इसकी जो जिनके अब यूज़ करने के लिए हैश लगा के इस तरह रेड, ग्रीन, ब्लू, R का मतलब रेड, G का मतलब ग्रीन और B का मतलब ब्लू। इस तरह आप FF लिख कर जहाँ ग्रीन लिख कर, GG लिख कर, जहाँ कुछ भी इसके आगे नंबरिंग लगा कर, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है #FF, ठीक है। उसके बाद 63 ग्रीन की वैल्यू दी गई है। उसके बाद 47 है जो ब्लू की वैल्यू दी गई है और रेड कलर बना हुआ है ऐसा ऑरेंज जैसा, ठीक है। इस तरह भी आप कलर की वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। और एक आता है HSL, आप इसको भी जिनके हुई सैचुरेशन, लाइटनेस, इस तरह भी अपने जो HTML में इसको ऐड कर सकते हैं। ये कलर हमने HTML में समझाए हुए हैं, आप वहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ भी मैं आपको एक बार यूज़ करके बता देता हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पर किया था। अभी एक्सटर्नल CSS में आ जाते हैं। जैसे कि हम पैराग्राफ को देते हैं बैकग्राउंड कलर, ठीक है, बैकग्राउंड कलर देते हैं इसको RGB, जिनके रेड, ग्रीन, ब्लू देने के बाद इस तरह आप इसको लिख सकते हैं और इसके अंदर जो भी वैल्यू है आपकी, जैसे कि 255 मैंने रेड कलर डाल दिया, कॉमा लगा के 45 मैंने डाल दिया, इसमें ग्रीन कलर, कॉमा लगा के 87 डाल दिया मैंने इसमें यानी कि ब्लू कलर। तो ये एक रेड कलर जैसा कलर बन चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार रन कर लेते हैं हम प्रोग्राम को। यहाँ से जो हमने इनलाइन CSS की हुई है उसको एक बार हटाना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ से हमने इनलाइन CSS की हुई थी, इसको डिलीट कर देते हैं और अभी देखते हैं कि हमारे पेजेस पर क्या चेंज आए। देखिए इस तरह का कलर
ये बन चुका है, ठीक है ना। और आगे चलते हैं। इसी तरह आप जितने भी ये प्रॉपर्टीज़ हैं इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, बस आगे RGB की जगह HSL लिख के उसका जो भी जो वैल्यू है, यानी कि आप जिस तरह भी डालना चाहें डाल सकते हैं। उसके बाद आ जाता है CSS के बैकग्राउंड्स। इस तरह बैकग्राउंड को आप कलर दे सकते हैं, बैकग्राउंड के पीछे यानी कि कंटेंट के पीछे कोई इमेज लगा सकते हैं। ये भी हम आपको यूज़ करके दिखा देते हैं। हम ज़्यादा जिनकी अभी करेंगे इंटरनल CSS का यूज़, क्योंकि आपको अच्छे से समझ आता रहेगा। एक्सटर्नल CSS का यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ नहीं आएगा। जैसे कि अभी मैं लगा लेता हूँ यहाँ पर बॉडी, ठीक है। बॉडी सेलेक्ट कर लिया मैं, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज। उसका ले लेते हैं बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर जैसे कि हम कर देते हैं डार्क ब्लू। डार्क ब्लू करके और फॉन्ट का कलर कर देते हैं हम, कलर कर दिया हमने। कलर की वैल्यू दे देते हैं वाइट, ठीक है। वाइट कलर की वैल्यू दे दी। इसको सेव करके जब हम रन करवाते हैं, देखिए जो बॉडी का बैकग्राउंड कलर है वो सारा ब्लू हो चुका है और जो फॉन्ट है वो वाइट हो चुके हैं, ठीक है ना। और उसके बाद जैसे कि अगर आप इमेज लगाना चाहते हैं बैकग्राउंड पर, तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना रहेगा। उसके लिए सिंपली आपको लिखना है बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड माइनस इमेज, ठीक है ना। उसका इमेज लिखने के बाद उसके बाद आपको URL लिखना है और 2 ब्रैकेट लगाने हैं, ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। उसके अंदर आपको सिंगल कोट्स लगाने हैं, ठीक है ना। उसमें आपको जो भी आपकी इमेज का नाम है वो आपको डाल देना है। जैसे कि हम डाल देते हैं .jpg, जो भी हमारी एक्सटेंशन रहेगी इमेज की, JPG। इस तरह मैंने अपनी इमेज का नाम इसमें डाल दिया। इस तरह देखिए मेरी बैकग्राउंड पर इमेज लग चुकी है। जैसे कि अभी आप एक बात पर ध्यान दीजिए, जो मेरी इमेज है अभी यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है, यहाँ पर फिर रिपीट हो रही है। मैं चाहता हूँ कि ये मेरी इमेज है यही पूरी स्क्रीन पर शो हो, ये दोबारा इस तरह रिपीट ना हो। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आती है जिसका नाम है बैकग्राउंड रिपीट, ठीक है। बैकग्राउंड रिपीट लिखने के बाद ये एक प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू है नो रिपीट। तो ये बार बार रिपीट होना बंद हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि अभी जो मेरी ये इमेज है ये पूरी स्क्रीन पर शो हो। रिपीट होना तो बंद हो गया, जब पूरी स्क्रीन पर शो हो उसके लिए जो प्रॉपर्टी है वो है बैकग्राउंड साइज, ठीक है। बैकग्राउंड साइज इसको कर देंगे हम कवर और सेव करके जब रन करवाएंगे ब्राउज़र में तो देखिए जो इमेज थी पूरी स्क्रीन पर आ चुकी है। इस तरह आप यानी कि जो भी बैकग्राउंड का पूरा हिस्सा था वो कवर हो चुका है। इस तरह आप इसका यूज़ कर सकते हैं CSS में बैकग्राउंड का। और अभी चलते हैं हम आगे सिलेबस की और उसका बैकग्राउंड अटैचमेंट आ जाता है कि आप बैकग्राउंड को फिक्स करना चाहते हैं या स्क्रॉल करना चाहते हैं। जैसे कि आप मैं यहाँ पर थोड़े पैराग्राफ और ऐड कर लेता हूँ ताकि आपको समझा जाए। जैसे कि यहाँ पर हम इसी लाइन को कॉपी कर लेते हैं और कुछ पैराग्राफ ऐड कर देते हैं। हम काफ़ी सारे पैराग्राफ ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसमें हमने बहुत सारे पैराग्राफ ऐड कर दिए हैं और इसको सेव करके रन करवाएंगे तो देखिए ये इमेज स्क्रॉल हो रही है, ठीक है ना। इसको मैं चाहता हूँ कि इमेज पीछे फिक्स हो जाए, ऊपर का जो कंटेंट है वो ही केवल स्क्रॉल करे। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आती है इसकी बैकग्राउंड की, बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्सड। जब मैंने इस प्रॉपर्टी को यूज़ किया तो देखिए जो पीछे इमेज है वो एक जगह पर फिक्स हो गई है, यानी कि जो ऊपर का कंटेंट है केवल वही स्क्रॉल कर रहा है। आप इस तरह CSS की जो बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। और इसको शॉर्ट हैंड में लिखने के लिए आप इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बैकग्राउंड इस तरह पहले हम लिखते थे बैकग्राउंड कलर इमेज रिपीट, ये अलग अलग से लिखते हैं। इसको शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी आप केवल बैकग्राउंड लिख के सबसे पहले उसका कलर दे दीजिए, उसका स्पेस डाल के URL लगा के इमेज डाल दीजिए और उसके बाद जो रिपीट होती है उसका नो रिपीट डाल दीजिए। इस तरह आप जो भी पोजीशन वगैरह इसमें सेट कर सकते हैं। ये शॉर्ट हैंड में लिखी हुई है, यहाँ से आप इस तरह का भी यूज़ कर सकते हैं। अभी आपको इतना तो समझ आ ही रहा होगा। उसके बाद आ जाते हैं जी CSS के बॉर्डर। CSS के जो बॉर्डर हैं वो बहुत तरह के होते हैं, यानी कि बहुत टाइप के होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉटर, डैशर, सॉलिड, डबल, ग्रूव, रिज, इनसेट, आउटसेट, नन, हिडन, बहुत टाइप के ये बॉर्डर होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं इसको।
सभी प्रॉपर्टीज़ को उठाएंगे और यहाँ पर हम अपने प्रोग्राम में इसको पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, हमने इसको पेस्ट कर लिया। इसके पी डॉटर, डॉटर क्या है, डॉटर क्लास है, यानी कि पी टैग के अंदर जो क्लास लगी हुई है। अभी देखिए मैं यहाँ पर पी टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट दे रहा हूँ क्लास। क्लास का नाम देते हैं हम डॉटर। ठीक है, उसके बाद डैशड क्लास है, इसके यहाँ पर मैंने दे दिया क्लास का नाम क्लास डॉट डैशड, सिंपल डैशड लिख देना है। मैं आपको यही 2 बॉर्डर लगा के दिखा देता हूँ, बाकी आप खुद लगा सकते हैं। अगर हम सारे लगाएंगे वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। जैसे कि देखिए ये है डॉटेड, यानी कि डॉटेड जो बॉर्डर है हमारा लग चुका है, और आगे की जो पैराग्राफ है उस पर डैशड जो है बॉर्डर लग चुका है। अभी इसको हाईलाइट करने के लिए हम थोड़ा कलर दे देते हैं। यहाँ पर बॉर्डर स्टाइल हो गया, और इसके बाद हम दे देते हैं इसमें थोड़ा कलर दे देते हैं हम इसको बैकग्राउंड कलर। ठीक है, बॉर्डर कलर, ये प्रॉपर्टी आती है बॉर्डर कलर। बॉर्डर को कौन सा कलर देना चाहते हैं, तो हम कौन सा कलर दें, येलो ग्रीन दे देते हैं। इसको सेव कर देते हैं। देखिए जो हमारा पैराग्राफ है उसका कलर चेंज हो चुका है। इस तरह आप इसका यूज़ कर सकते हैं। हम सबसे पहले इमेज को यहाँ से डिलीट कर देते हैं, इमेज को डिलीट कर देते हैं। अभी देखिए अभी आपको शो हो रहा होगा ये बॉर्डर लग चुका है। ठीक है, अब इस तरह जिस भी चीज़ पर बॉर्डर लगाना चाहें लगा सकते हैं। अभी सिंपली क्लास दी है, डॉटेड क्लास दी है हमने, पी यानी कि पी टैग के अंदर यहाँ पर पी टैग है हमारा, उसके अंदर डॉटेड नाम की क्लास है हमारी, उसको हमने स्टाइल किया है यहाँ पर इस तरह। ठीक है, अब इस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। आगे के जो सभी बॉर्डर हैं जहाँ पर लिखे हुए हैं नीचे, आप इनको खुद लगा के देख लीजिएगा। उसके बाद बॉर्डर की हाइट विड्थ दे सकते हैं आप, कि कितनी बॉर्डर की हाइट विड्थ करना चाहते हैं अपने हिसाब से, वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक बार। इसके ये सभी जो बॉर्डर लगाए थे हम इनको एक बार डिलीट कर देते हैं, और कुछ पैराग्राफ को भी डिलीट कर देते हैं हम, कुछ ज़्यादा पैराग्राफ की ज़रूरत नहीं है। और सबसे पहले अब हम करेंगे इसकी हाइट विड्थ देंगे। ठीक है ना, बॉर्डर का स्टाइल भी चेंज कर लेते हैं हम। इसके बॉर्डर लेके इसको सिंपल बॉर्डर कर देते हैं हम 1 पिक्सल बॉर्डर कॉलन 1 पिक्सल सॉलिड। ठीक है, अभी चलते हैं हम अपने प्रोग्राम की और। अभी तक बॉर्डर हमारा अप्लाई नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं। हम इसको सेमीकोलन से क्लोज करना भूल गए थे। अभी देखिए एक मिनट, यहाँ से हम इसको भी डिलीट कर देते हैं एक बार। इस प्रॉपर्टी को डिलीट करके यहाँ पर हम ले लेते हैं 1 पिक्सल सॉलिड। इसके हम बॉर्डर ले लिए 1 पिक्सल सॉलिड, इसमें सॉलिड डाल देते हैं थोड़ा, यानी कि सॉलिड कलर हो जाएगा उसका। SYLID ये स्प्रिंग ग्रीन हमने कलर दे दिया है इसको। ठीक है ना, इसको सेमीकोलन से बंद कर देते हैं यहाँ से, और करली ब्रैकेट इसका क्लोज। ये देखिए ये बॉर्डर आ चुका है 1 पिक्सल सॉलिड स्प्रिंग ग्रीन। ठीक है, अब बॉर्डर की मैं हाइट विड्थ देना चाहता हूँ, उसके लिए जो इसकी प्रॉपर्टी है CSS की, जिसके विड्थ देनी है इसको मुझे 100 पिक्सल। ठीक है, 100 पिक्सल। तो ये देखिए जो बॉर्डर की विड्थ थी वो 100% हो चुकी है, उसने हमारा जो कंटेंट था उसको नीचे की ओर लंबा कर दिया, यानी कि उसकी विड्थ कम हो चुकी है। इस तरह आप इसको विड्थ दे सकते हैं, और इसी तरह हाइट लिख के हाइट भी दे सकते हैं। इसके हाइट दे देते हैं हम 500 पिक्सल। ठीक है, और इसको सेव करके रन करवाते हैं। ये देखिए
बॉर्डर की जो हाइट थी थोड़ी लंबी हो गई है, नीचे स्पेस आ रही है इसके, ठीक है ना। इस तरह आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और आगे चलते हैं, आगे इसमें क्या होता है देखते हैं। बॉर्डर के कलर होते हैं जो मैं आपको बता दिया। बॉर्डर स्लाइड्स होती हैं, बॉर्डर साइड्स, जैसे कि मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। बॉर्डर टॉप स्टाइल, ठीक है ना, इनकी जो बॉर्डर का ऊपर वाला हिस्सा होगा वो डॉटेड में होगा, और जो बॉर्डर का राइट वाला हिस्सा होगा वो होगा सॉलिड, जैसे कि यहाँ पर शो हो रहा है, कर्सर पर ध्यान दीजिए। बॉर्डर बॉटम स्टाइल डॉटेड, वो फिर डॉटेड चला गया। और जो जिनके लेफ्ट वाला बॉर्डर लेफ्ट स्टाइल सॉलिड। इस तरह आप इसकी साइड्स को भी अलग अलग बॉर्डर दे सकते हैं। उसके बाद आगे बॉर्डर की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। आपको बॉर्डर को शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में लिखना है, इस तरह लिख सकते हैं 5 पिक्सल सॉलिड रेड, जैसे कि हमने अभी लिखा था। उसके बाद राउंडेड बॉर्डर करने के लिए एक बॉर्डर की प्रॉपर्टी आती है बॉर्डर रेडियस, जैसे कि हम इसको यूज़ कर लेते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर। प्रॉपर्टी रहेगी बॉर्डर रेडियस, ठीक है। बॉर्डर रेडियस अभी कितना बॉर्डर रेडियस करना चाहते हैं हम, जैसे कि 50%। इसको गोल ही करना चाहते हैं हम, मान लीजिए भी हमारा प्रोग्राम यहाँ पर है, देखिए ये बॉर्डर था, रेडियस हो चुका है, ठीक है ना, गोल हो चुका है किनारों से। इसकी हाइट विड्थ डिलीट करके मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ी हाइट विड्थ कर देते हैं इसकी डिलीट, और सेव कर देते हैं इसको। अभी देखिए जो हमारा बॉर्डर था कैसा हो चुका है, ये देखिए यहाँ से राउंड हो चुका है ना। वही जितना भी परसेंटेज आप इसका कम ज़्यादा करेंगे, ये उतना ही यानी कि इसका जो रेडियस है वो कम होता रहेगा। जैसे 10% कर दिया, अभी देखिए अभी बॉर्डर है थोड़ा ही राउंड हो चुका है, यानी कि ज़्यादा राउंड नहीं है। आप इस तरह इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं कि आगे CSS में क्या है। आगे आ जाता है मार्जिन। मार्जिन होता है जैसे कि ये मेरी पूरी स्क्रीन है, ठीक है, ये आप कर्सर पर देख रहे हैं, ये पूरी स्क्रीन है। इसके अंदर मान के चलो ये मेरा एक एलिमेंट है, ठीक है ना, ये एक यानी कि बॉक्स बना हुआ है मेरा, इस ये बॉक्स है। इसको मुझे यानी कि बॉक्स से बाहर यानी कि जो भी स्पेस लूँगा मैं वो मार्जिन रहेगा। देखिए ये यहाँ से लेकर टॉप से लेकर स्क्रीन के यहाँ नीचे तक इसको मार्जिन मिला हुआ है। यहाँ साइड से यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको मार्जिन मिला हुआ है, यानी कि बॉर्डर के बाहर जो भी स्पेस होगी उसको बोलते हैं मार्जिन। यानी कि बॉर्डर के अंदर जो कंटेंट है उसके आले दुआले यानी कि इर्द गिर्द जो भी स्पेस होगी उसको बोलते हैं पैडिंग। अब हम यूज़ कर लेते हैं मार्जिन की, किस तरह यूज़ करते हैं। हम प्रोग्राम में आके जैसे कि इसको भी यूज इसी के ऊपर यूज़ कर लेते हैं, मार्जिन कर देते हैं इसका 10%। पिक्सल में भी दे सकते हैं आप। ये देखिए मार्जिन हमने 10% ले लिया। भी जो हमारा बॉर्डर था जिनके जो पैराग्राफ लिखा हुआ था बॉर्डर के अंदर, उसने ऊपर से मार्जिन लिया और साइड से मार्जिन लिया 10%, बॉटम से मार्जिन लिया 10%, और राइट लेफ्ट यानी कि चारों ओर से इसने 10% मार्जिन ले लिया है। इस तरह आप इसको मार्जिन दे सकते हैं। और आगे होता है मार्जिन क्लैप्स। यानी कि मार्जिन क्लैप्स कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक बार मार्जिन की एक और प्रॉपर्टी है जैसे कि आप वो भी देख लीजिए। मार्जिन टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, आप टॉप से कितना मार्जिन देना चाहते हैं, राइट से कितना मार्जिन देना चाहते हैं, या ऐसा ये यानी कि प्रॉपर्टी लिख के उसके बाद उसकी वैल्यू डाल देनी है आपको, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है टॉप से 100% चाहिए, बॉटम से 100% चाहिए, मार्जिन राइट से 150 पिक्सल और लेफ्ट से भी 80 पिक्सल यानी कि लिखा हुआ है इसने। इस तरह आप इसका यूज़ कर सकते हैं। एक बार फिर से ये प्रॉपर्टी देख लीजिए। और उसके बाद आ जाता है इसको शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी कैसे लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो देखिए मार्जिन लिखने के बाद कॉलन, उसके बाद 25 पिक्सल, इसका क्या मीनिंग है, यानी कि टॉप का हो गया। उसके बाद 50 पिक्सल ये हो गया राइट का, उसके बाद 75 पिक्सल ये हो गया बॉटम का, उसके बाद हो गया 100 पिक्सल ये हो गया लेफ्ट का। ये चलता है जी ऐसे क्लॉक वाइज, ठीक है, जिस तरह हमारा क्लॉक चलता है जी उसी तरह मार्जिन चलता है। अगर हम दे देंगे ओनली 20 पिक्सल और 50 पिक्सल और 75 पिक्सल, तो यह क्या करेगा, सबसे पहले टॉप का लेगा जो 25 पिक्सल है, ठीक है, ये टॉप का मार्जिन हो गया। और 50 पिक्सल है जो हमने लिखा है, ये राइट और लेफ्ट दोनों साइड से 50-50% मार्जिन ले लेगा, और 75 पिक्सल लेगा बॉटम से। इस तरह आप इसको क्लॉकवाइज लिख सकते हैं। और उसके बाद आ जाता है मार्जिन क्लैप्स। इस प्रॉपर्टी का यूज़ देख लीजिए। अगर आप यानी कि मार्जिन टॉप 0,
यानी कि राइट 0, बॉटम से आप 50 पिक्सल मार्जिन देना चाहते हैं और लेफ़्ट से भी 0, इस तरह भी आप इसको दे सकते हैं। इस तरह मार्जिन की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर सकते हैं। मार्जिन आपको पता ही चल गया कि जो भी हमारा कंटेंट है उसके बाहर जो यानी कि हम स्पेस लेते हैं उसको बोलते हैं मार्जिन। अभी आ जाती है पैडिंग। जैसे कि ये हमारा बॉर्डर है, ठीक है, मार्जिन लिया था बाहर से स्पेस, अभी पैडिंग है, इसके अंदर पैराग्राफ है ना। अभी पैराग्राफ अंदर देखिए कितना यानी कि स्पेस ले रहा है इसके अंदर, तो इसको बोलते हैं पैडिंग। जो बॉर्डर के अंदर है स्पेस उसको बोलते हैं पैडिंग। इसको यूज़ कर लेते हैं। इसके हमने यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज़ की मार्जिन के नीचे पैडिंग, ठीक है, पैडिंग कर देते हैं हम इसकी 5%, ज़्यादा नहीं करेंगे, 5% कर देते हैं। तो ये देखिए हमारा जो कंटेंट है वो अंदर से स्पेस ले चुका है, ठीक है, बॉर्डर के अंदर उसको स्पेस मिल चुकी है। 5% टॉप से, 5% राइट से, 5% बॉटम से और 5% ही लेफ्ट से इसने स्पेस अपनी बना ली है। इसको बोलते हैं पैडिंग। और जो बाहर से स्पेस ली उसको बोलते हैं मार्जिन। इस तरह आप इस प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर सकते हैं अपने जिनके पेज को स्टाइल करने के लिए। ये भी उसी तरह क्लॉकवाइज चलता है जिस तरह मार्जिन हमारा चलता है। आप उसी तरह इसकी ये प्रॉपर्टी है इसको यूज़ करके देख सकते हैं। उसके बाद हाइट और विड्थ, CSS में जो हाइट विड्थ होती है उसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। हाइट विड्थ होती है, एक तो हम ऑटो लेके, जैसे कि दिस इज ए डिफ़ॉल्ट दी ब्राउज़र कैलकुलेट्स दी हाइट एंड विड्थ। ये डिफ़ॉल्ट जिनके अपने आप जो होती है बन जाती है हाइट विड्थ, ये अपने आप ब्राउज़र कैलकुलेट कर लेता है कि इसको कितनी हाइट चाहिए कितनी विड्थ चाहिए, ठीक है ना। और अगर हम लेंथ लिखेंगे वो हमको खुद यानी कि उसकी पिक्सल में जहाँ CM में हमको जिनके डिफाइन करनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी कि हमको इतनी इसकी लेंथ चाहिए। जैसे हमने विड्थ लिखी, हाइट लिखी, ठीक है ना, उस तरह लेंथ लिख के कॉलन लगा के उसकी जो भी वैल्यू है प्रॉपर्टी की, लेंथ प्रॉपर्टी की, वो हम दे सकते हैं। उसका परसेंटेज, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। उसका इनिशियल, इनहेरिट, ये सभी इसमें यूज़ हो जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर हाइट दी गई है इन्होंने 200 पिक्सल, ठीक है, विड्थ दी गई है 50% डिव की, तो यहाँ पर शो हो रहा है विड्थ है इसकी 50% और जो हाइट है इसकी वो है 200 पिक्सल्स। इस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर सॉरी यहाँ पर दी गई है 50% विड्थ है, हाइट है 200 पिक्सल और जो नीचे वाले का डायग्राम बनी हुई है यहाँ पर, ठीक है। आप इसी प्रॉपर्टीज़ को सेम अपने प्रोग्राम के अंदर लगा के देख सकते हैं। अगर हम सभी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, 10-12 घंटे में चला जाएगा काम, ठीक है ना। तो आगे आ जाता है बॉक्स मॉडल कि किस तरह, आपको समझा देता हूँ। ये हो गया हमारा बॉर्डर, ठीक है, ये ग्रीन कलर का बॉर्डर है। इसने जो साइड से जिनके स्क्रीन से स्पेस ली हुई है इसको बोलते हैं मार्जिन। जिनके जो स्क्रीन से, यहाँ स्क्रीन के टॉप से साइड से जिनके स्पेस लेता है इसको बोलते हैं मार्जिन। और बॉर्डर के अंदर हमारा है कंटेंट, ठीक है। कंटेंट ने जो बॉर्डर से लेकर जिनके स्पेस ली हुई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी भी ये स्पेस बनी हुई है, यहाँ पर कर्सर की ओर देखिए, इस स्पेस को बोलते हैं पैडिंग। इस तरह आप कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर, मार्जिन जो भी इसका कर सकते हैं। अभी हम एक डिव बना लेते हैं, आपको डिव बता देता हूँ। डिव एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। यहाँ पर हम क्रिएट कर लेते हैं एक डिव हमारी बॉडी के अंदर। जैसे कि हमने डिव बना लिया, ठीक है। डिव बनाने के बाद हम डिव को दे देते हैं क्लास। इस देखिए क्लास इसका एट्रीब्यूट है। क्लास का नाम देते हैं हम, जैसे गगन नाम की क्लास दे दी मैंने, ठीक है ना, क्लास दे दिया इसको गगन। और यहाँ पर हम इसकी करते हैं स्टाइलिंग कुछ, जैसे कि डॉट लगा के मैंने डॉट गगन लिखा और कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज कर दिया। गगन इसने क्लास यानी कि अपने आप उठा ली। अब इसके अंदर हम करेंगे कोडिंग इसकी। डिव का बैकग्राउंड कलर, इनके क्या देना है हमें, बैकग्राउंड कलर देना है स्प्रिंग ग्रीन, ठीक है। स्प्रिंग ग्रीन कलर इसको दे दिया हमने। देखिए अभी तक शो नहीं हो रहा है हमारा डिव, इसकी हमको हाइट विड्थ थोड़ी देनी पड़ेगी, फिर ये जाकर कहीं शो होगा। और इसकी दे देते हैं हम हाइट, दे देते हैं इसकी 500 पिक्सल और इसकी विड्थ भी दे देते हैं हम 500 पिक्सल, ठीक है। हाइट भी 500 पिक्सल दे दी, विड्थ भी। ये देखिए ये हमारा डिव आ चुका है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं डिव। अभी ये एम्प्टी है, इसमें कुछ नहीं है,
इसको स्प्रिंग ग्रीन कलर दिया हुआ है और इसकी हाइट विड्थ हमने दी हुई है। इसके अंदर कुछ भी कंटेंट हम डाल सकते हैं। अभी ये देखिए, ये जो हमारा बॉर्डर था, ये जहाँ से डिव से मार्जिन ले रहा है, ठीक है ना, यहाँ इस डिव से यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्जिन ले रहा है। और उसके बाद आ जाता है जैसे कि हमने इसकी हाइट विड्थ दे दी। अभी डिव को देंगे हम मार्जिन और पैडिंग। चले जाते हैं प्रोग्राम के अंदर और मार्जिन दे देते हैं इसको। एक बार ऑटो करके देखते हैं। ऑटो मार्जिन किया हमने और देखिए ये ऑटो मार्जिन करके ऑटोमेटिक सेंटर में चला गया, ठीक है ना। अभी ये आ चुका है सेंटर में। अभी इसके अंदर हम डालते हैं कुछ कंटेंट डिव के अंदर। डिव के अंदर जैसे कि हमने बनाया एक h1 टैग लिखा और लिखा वेलकम, ठीक है, वेलकम टू माई पेज। ये डिव बना के हमने इसके अंदर लिख दिया हेडिंग। यहाँ पर देखिए वेलकम टू माई पेज। भी इसको थोड़ा स्टाइलिंग और करेंगे। कंटेंट अलाइन प्रॉपर्टी आती है, कंटेंट कंटेंट स्पेस डाल के, एक मिनट, उसके लिए हमको यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन, जैसे कि लिख दिया सेंटर, ठीक है। अभी इसको करते हैं, जो हमारी हेडिंग थी देखिए अलाइन होके सेंटर में जा चुकी है। इस तरह आप इसमें जे टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी का भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आ जाता है जिसमें देखिए बॉक्स मॉडल हमने समझ ली। उसके अंदर हाइट, यानी कि इसका है जो हाइट वगैरह हम जो भी है कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आउटलाइन, यानी कि जो बॉर्डर के बाहर जो बॉर्डर होता है हमारा, ये देखिए जो बॉर्डर है इसका, ठीक है, इसके बाहर जो ये स्पेस है थोड़ी, जो ऑटोमेटिक स्पेस रहती है, इसको बोलते हैं हम आउटलाइन। इसको हम बॉर्डर दे सकते हैं, विड्थ दे सकते हैं, कलर दे सकते हैं और कुछ भी इसको कर सकते हैं। देखिए ये बॉर्डर रहा, इसके चारों ओर जो भी ये स्पेस, थोड़ी स्पेस होती है, इसको बोलते हैं हम आउटलाइन। इसको भी हम थोड़ा यहाँ पर हम डिफाइन कर देते हैं कि किस तरह होगा। इस देखिए सबसे पहले हम इसको बॉर्डर देते हैं, हमारे डिव को एक बॉर्डर दे देते हैं, ठीक है। इसको बॉर्डर दिया हमने, बॉर्डर कॉलन 3 पिक्सल दे देते हैं, थोड़ा अच्छे से समझा जाएगा आपको। 3 पिक्सल बॉर्डर दे दिया और इसका कलर कर देते हैं हम सॉलिड ब्लैक, सॉलिड ब्लैक कलर दे दिया, ठीक है। ये देखिए ये बॉर्डर आ चुका है इसका। इसके थोड़ी यहाँ पर ना स्पेस होती है बॉर्डर के साथ में, उसको हम जैसे कि आउटलाइन करके लिखेंगे। आउटलाइन, आउटलाइन बॉर्डर, आउटलाइन कलर, आउटलाइन ब्लैक, आउटलाइन 1 पिक्सल, सॉलिड, सॉलिड ब्लू कर देते हैं हम इसको, यहाँ रेड। ये देखिए ये आउटलाइन थी जो बॉर्डर के बाहर, ठीक है ना, ये होगी हमारी आउटलाइन। बॉर्डर के बाहर थोड़ी लाल रंग की आपको दिखाई दे रही होगी, इसको थोड़ा मोटा कर देते हैं, आपको अच्छे से दिखाई देगी। इसके 10 पिक्सल कर दिया। अभी देखिए ये होगी इसकी आउटलाइन। इसको आप इस तरह भी डिज़ाइन कर सकते हैं, आप इसके अंदर कुछ भी अपना कंटेंट वगैरह बना सकते हैं। उसका इसको हाइट विड्थ जो भी दे सकते हैं, शॉर्ट हैंड करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसके और भी बहुत सारे, जैसे कि ऑफसेट है, ये किस तरह यूज़ होता है, इसका बॉर्डर है डैश्ड, डॉटेड, सॉलिड, डबल ग्रूव, इसके बहुत टाइप के बॉर्डर हैं जो आप दे सकते हैं। यहाँ से आप आके इसका सिंटैक्स देख के अपने प्रोग्राम में डालिए और बना के प्रैक्टिस करके देखिए। उसके बाद आता है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। इस तरह आप टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जिसके टेक्स्ट को कलर दे सकते हैं, ठीक है ना। टेक्स्ट की अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं और टेक्स्ट को डेकोरेशन कर सकते हैं, ठीक है। और
उसके बाद टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि अब आपको जो टेक्स्ट है आपके अपर केस में लिखने हैं या लोअर केस में लिखने हैं या कैपिटलाइज में लिखने हैं, ठीक है ना। इस तरह आप भी आप लिख सकते हैं। उसका टेक्स्ट स्पेसिंग, टेक्स्ट इंडेंट लिखना पड़ेगा आपको 50 पिक्सल, इससे स्पेस आ जाएगी। लेटर स्पेसिंग करनी है, लेटर स्पेसिंग लिखना पड़ेगा 3 पिक्सल, लेटर के अंदर स्पेस आ जाएगी। लाइन हाइट आप जो भी करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं, और वर्ड के अंदर स्पेसिंग करना चाहें वर्ड के अंदर भी स्पेसिंग डाल सकते हैं। जिसके हम सभी प्रॉपर्टीज़ को एक बार यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर हमने इसके बॉर्डर के अंदर लिया पी टैग, ठीक है। इसके बॉर्डर के अंदर जो हमने पी लिया है, इस बॉर्डर के अंदर हमने डिव के अंदर एक h1 लिया था, इसके अंदर अब हम एक पी टैग यूज़ कर देते हैं, पी टैग, ठीक है। इसके अंदर लॉर में सिंबल ऐसे डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ आता है, इसको लिख देते हैं। अब इसको करेंगे स्टाइल, हम इसको भी क्लास दे देते हैं, इसको दे देते हैं हम आईडी दे देते हैं। चलो आईडी का भी पता चल जाएगा आपको किस तरह यूज़ होती है आईडी। जैसे कि गगन नाम की आईडी दे दी, ठीक है मैंने। भी यहाँ पर मैं लिखूँगा हैश, आईडी लिखने के लिए सबसे पहले हैश लगाना होता है, उसके साथ लिखूँगा गगन और कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज। अभी हमको क्या यूज़ करना था, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। जैसे कि सबसे पहले टेक्स्ट का कलर, हम इसमें कलर डालेंगे। इसके कलर किया जितने भी टेक्स्ट हैं ब्लू वायलेट, ठीक है, इसका कलर कर दिया। देखिए सेव करके कैसा कलर हो चुका, इसका जो कलर है ब्लू वायलेट हो चुका है, यानी कि थोड़ा ब्लू थोड़ा जामनी वायलेट, ठीक है ना। और इसके बाद आ जाता है इसमें टेक्स्ट कलर के बाद टेक्स्ट अलाइनमेंट, जो हम इसमें सेट कर सकते हैं। सेंटर में करना चाहते हैं, लेफ्ट में करना चाहते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। जैसे कि उसके लिए एक प्रॉपर्टी है टेक्स्ट अलाइन, जो मैं आपको बता चुका हूँ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। इस तरह जैसे कि हमारे ऑलरेडी सेंटर में है, डिव की हाइट विड्थ थोड़ी हमने फिक्स ली हुई है, इसीलिए सेंटर में ही शो हो रहे हैं। उसके बाद आ जाता है टेक्स्ट डेकोरेशन, वो कहाँ पर यूज़ होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पर एक लिंक लगाया, ठीक है, जैसे कि h1 के नीचे हम लगा लेते हैं एक ए टैग, यहाँ पर लिख देते हैं google.com, google.com, ये लिंक लगा दिया। और लिंक का जो है नाम है हमने लिख दिया गो टू गूगली, ठीक है। भी देखिए इसको अंडरलाइन आ रहा है इसका, ठीक है ना। इसको अंडरलाइन को हटाने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसके यहाँ पर ए टैग का यूज़ कर लेता हूँ मैं। एक सिंपली आईडी के अंदर है हमारा, क्लास के अंदर है सॉरी, डॉट गगन और स्पेस डाल के मैं लिखूँगा ए और कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज, यानी कि मेरे क्लास के अंदर ए नाम का एक एलिमेंट है, टैग है, उसको मुझको करना है टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन उसकी मैं कर देता हूँ नन, ठीक है। जो भी उसकी अंडरलाइन थी वो अंडरलाइन था, लिंक हमारा वो यहाँ से हट गया है, अंडरलाइन नहीं है। अगर आप टेक्स्ट डेकोरेशन में कोई कलर वगैरह डाल देते हैं तो वो लाइन का कलर चेंज हो जाएगा। और उसके बाद आ जाता है इसमें टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, जी देख लीजिए टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। उससे पहले थोड़ा हमारा ये रह गया, टेक्स्ट डेकोरेशन का तो कंप्लीट हो गया। ओवरलाइन, लाइन थ्रू, अंडरलाइन, जन के कुछ भी इससे आप कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि अभी हम यूज़ करते हैं इसके अंदर, हमारे पैराग्राफ के अंदर हम लिखेंगे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हम कर देते हैं, जैसे लोअर केस में कर देते हैं, यहाँ पर लोअर केस डाल दिया, लोअर केस डाल दिया और इसको हम करवाते हैं रन। जैसे कि जितने भी हमारे पैराग्राफ के जो पी टैग के टेक्स्ट थे लोअर केस हो चुके हैं, अभी जैसे कि हम इनको कर देते हैं अपर केस, लोअर केस को डिलीट करके हम इसमें डाल देते हैं अपर केस की वैल्यू। लोअर केस को डिलीट किया और अपर केस लिख देते हैं। अभी देखिए जितने भी हमारे टेक्स्ट थे सभी अपर केस में चले गए हैं, जिनकी जो बड़े फॉर्म में हो चुके हैं, ठीक है ना। अभी उसके बाद कर देते हैं इसको, और भी एक प्रॉपर्टी है इसकी, कैपिटलाइज, ठीक है ना। इसको यूज़ करेंगे तो इसका जो भी फर्स्ट यानी कि लेटर होगा वही कैपिटल
होगा, बाकी सब स्मॉल रहेंगे यानी कि लोअर केस में रहेंगे। इस तरह आप टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है टेक्स्ट स्पेसिंग। उसके लिए टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी है, लेटर स्पेसिंग है, और लाइन हाइट है, वर्ड स्पेसिंग है, वाइट स्पेस है। इन सब का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम अभी यहाँ पर करते हैं पैराग्राफ के अंदर टेक्स्ट इंडेंट, टेक्स्ट माइनस डाल के इंडेंट लिखना है आपको, आ जाएगा इंडेंट। जैसे कि हम लिखते हैं इसमें 50 पिक्सल करके देखते हैं इसको कि क्या होता है। ये देखिए जो टेक्स्ट इंडेंट है वो फर्स्ट से इसने 50 पिक्सल जो लाइन है वो यहाँ से छोड़ चुका है जी, और यानी कि आगे से 50 पिक्सल जगह छोड़कर जी राइट की ओर चला गया है, यानी कि अपने आगे कुछ जगह इसने छोड़ दी है। इसको टेक्स्ट इंडेंट यानी कि लेटर वगैरह लिखने के लिए जी काम में आता है। यहाँ पर दिखाई दे रही होगी जी, जो लॉरेम था पहले यहाँ पर लिखा आ रहा था, अभी इसने टेक्स्ट इंडेंट हमने 50 पिक्सल किया और इसने अपने आगे इतनी 50 पिक्सल की जगह छोड़ चुका है जी, 50%, सॉरी 50% जगह छोड़ चुका है। उसके बाद 50% इसको ऐसे ही रहने देते हैं। उसके बाद कर देते हैं हम लेटर स्पेसिंग, LETTR, लेटर स्पेसिंग 1%। ये देखिए सेव कर लें, थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं 5% करके। इसको जब हम कर देते हैं लेटर में थोड़ी स्पेस आ रही है, थोड़ी ज़्यादा कर देते हैं 10%। एक मिनट, थोड़ा इसका सिंटैक्स देख लेते हैं यहाँ किस तरह दिया हुआ है इन्होंने। ये पिक्सल में दी हुई है इन्होंने, हम पिक्सल में ही डालेंगे इसको, यहाँ पर परसेंट में शायद नहीं आएंगी। इसके 5 पिक्सल कर देते हैं, 5 पिक्सल किया, इसको सेव किया। देखिए जितने भी लेटर थे उनके अंदर स्पेस आ चुकी है 5 पिक्सल की, ठीक है ना। ये थोड़े दूर हो चुके हैं, जितने भी एक एक लेटर है वो थोड़ा दूरी अपने आप से बनाए हुए है। इस तरह इसमें स्पेस डल चुकी है। अभी आगे आता है लेटर स्पेसिंग, उसके बाद आता है वर्ड स्पेसिंग। वर्ड स्पेसिंग उसको भी हम कर देते हैं 5 पिक्सल, ठीक है। अभी देखिए वर्ड के अंदर थोड़ी स्पेस आ चुकी है, यहाँ पर ये स्पेस है खाली दिखाई दे रही है आपको, थोड़ी इंक्रीज करके दिखा देता हूँ। जैसे इसको 5 को हम 50 कर देते हैं, जिसके अभी देखिए इसमें ये स्पेस है जो थोड़ी इंक्रीज हो चुकी है, ये स्पेस है। इस तरह आप इसमें वर्ड स्पेसिंग डाल सकते हैं। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं इसी तरह आप, जैसे कि हमने यूज़ करके दिखाई, आप लाइन हाइट का, जहाँ वर्ड स्पेसिंग का, और भी यानी कि जो प्रॉपर्टी है इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आती है टेक्स्ट शैडो, इनके टेक्स्ट की थोड़ी शैडो किस तरह शो हो, उसके लिए हम यहाँ पर करेंगे एक प्रॉपर्टी का यूज़। ये भी क्लॉकवाइज भी चलती है, आप सिंपल भी लगा सकते हैं। जैसे कि हमने लिखा टेक्स्ट शेडो, टेक्स्ट माइनस शेडो लिख दिया, और यहाँ पर लिख दिया 5 पिक्सल। हम कर देते हैं यहाँ पर जैसे कि ब्लू कर देते हैं इसको, ठीक है, या वाइट, वाइट अच्छे से दिखाई देगा आपको। यहाँ पर प्रोग्राम कहाँ चला गया हमारा, ये रहा टेक्स्ट शेडो 5 पिक्सल कर दिए हमने। इसको सेव करके, अभी तक टेक्स्ट शेडो शो नहीं हो रही है, देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें। H1 टेक्स्ट शेडो, थोड़ा कलर भी ऐड कर दिया हमने इसमें। यहाँ पर देखते हैं, इसको कलर डिलीट कर देते हैं एक बार इसका, इसके कलर ओनली 5 पिक्सल कर दिया। इसकी शेडो को हमने थोड़ा कम करके देखते हैं, 2 पिक्सल शेडो कर दी हमने उनकी। अभी भी नहीं आ रही है, एक मिनट और ट्राई कर लेते हैं। रेड, अभी भी शो नहीं हो रही है, देख लेते हैं अभी भी क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें। टेक्स्ट शेडो
प्रॉपर्टी है और उसकी वैल्यू दी हुई है इन्होंने 2 पिक्सल 2 पिक्सल 2 पिक्सल। जैसे कि अभी एक बार फिर से 2 पिक्सल लिख के देख लेते हैं। 2 पिक्सल, ये देखिए 2 पिक्सल शेडो आ रही है। जी भी क्लॉकवाइज चलता है, आपको टॉप टू बॉटम और राइट टू लेफ्ट यानी कि इसकी जो प्रॉपर्टी है लिखनी पड़ती है, ठीक है ना। भी आपको शो हो रहा है, टेक्स्ट थोड़े अजीब से लग रहे हैं, थोड़ा आँखों को चकमा दे रहे हैं, ये शेडो की वजह से हैं, इसको हमने शेडो दे दिया है। और इसकी बाकी प्रॉपर्टीज़ हैं, आप इसको यानी कि कलर दे सकते हैं और यानी कि टॉप से कितनी शेडो देनी है, बॉटम से कितनी देनी है, जहाँ लेफ़्ट राइट से कितनी देनी है। आप यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ क्लॉकवाइज जैसे कि मार्जिन पैडिंग मैंने आपको बताया था उसी तरह यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है सी एस एस फॉन्ट्स। सी एस एस की कुछ फॉन्ट फैमिली होती है जैसे कि सैरिफ, ठीक है ना, सैंस सैरिफ, मोनोस्पेस, कर्सिव, फैंटेसी, ये एक फॉन्ट फैमिली है। ये हो गया सैंस सैरिफ। जो फॉन्ट होते हैं वो ऐसे होते हैं और जो सैरिफ फॉन्ट है वो ऐसे होते हैं। जो सैरिफ यानी कि रेड सैरिफ्स होते हैं वो इस तरह होते हैं। इस तरह आप इनकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। ये सभी फॉन्ट फैमिली दी हुई है इन्होंने और बताया हुआ है कि इसके द्वारा मोनोस्पेस लगाएंगे तो इस तरह के कलर शो होंगे, कर्सिव लगाएंगे तो इस तरह की यानी कि जो फॉन्ट फैमिली शो होंगी, ठीक है ना। आप इनको यूज़ कर सकते हैं जैसे कि हमने अपने प्रोग्राम में कर लेते हैं यहाँ पर यूज़। उसके लिए सिंपली आपको लिखना रहेगा फॉन्ट फैमिली, ठीक है, फॉन्ट फैमिली। और जैसे कि हमने कर दिया कर्सिव और इसको सेव करके रन करवाते हैं। जो भी हमारे फॉन्ट थे कर्सिव हो चुके हैं। इस तरह फॉन्ट को इनके फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं। उसका वेब सेफ आ जाता है, जैसे कि वेब सेफ बता देता हूँ कैसे, एरियल वर्डना, ठीक है ना, हेलवेटिका, ये सैंस सेरिफ की जो है प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी इसको आप मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर दिखा देता हूँ, एक मिनट। और इसके बाद आ जाते हैं जैसे फॉल बैक्स, ठीक है। उसके बाद फॉन्ट्स को स्टाइल कर सकते हैं आप। स्टाइल कलर देना वो मैंने आपको बता ही दिया कि फ़ॉन्ट स्टाइल नॉर्मल, जैसे कि फ़ॉन्ट स्टाइल इटैलिक, फ़ॉन्ट स्टाइल अंडरलाइन, फ़ॉन्ट स्टाइल डिलीट लाइन थ्रू, कुछ भी बोल्ड करना चाहते हैं, नॉर्मल रखना चाहते हैं, वो उसी तरह स्टाइल कर सकते हैं। और उसके बाद आ जाता है फ़ॉन्ट का साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ लिख के 10 पिक्सल 20 पिक्सल जितना भी साइज़ बड़ा छोटा आप उसका कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। उसका फ़ॉन्ट गूगली, ठीक है, हम इसको मजाक में गूगली बोल देते हैं। जिसके फ़ॉन्ट फैमिली सोफिया है, सोफिया फ़ॉन्ट है हमारा, उसको सैंस सेरिफ किया गया है। ये सोफिया फ़ॉन्ट यहाँ पर लिखा गया है, दिखा देता हूँ। सोफिया इज़ अ फ़ॉन्ट, सोफिया फ़ॉन्ट, तो यहाँ पर लिखा है हमने सोफिया। थोड़ा इसको हमने लिया है डबल कोट्स में, उसके बाद लिया है सैंस सेरिफ, यानी कि जो पहले H1 है उसको दिया है हमने सोफिया फ़ॉन्ट और उसके बाद का जो है पैराग्राफ उसको दिया है सैंस सेरिफ, यानी कि दोनों मिक्स करके दे दिया हमने। समझ रहे हैं ना आप। इस तरह भी आप इसमें दे सकते हैं। ये प्रॉपर्टी है, इस तरह यूज़ करके देख सकते हैं। एक बार यहाँ से ट्राई एट इट यूर सेल्फ, यहाँ से आप करके बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। उसके फॉन्ट पेयरिंग्स आते हैं, जैसे कि बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं फ़ॉन्ट को, फ़ॉन्ट फैमिली दे सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज दे सकते हैं, फ़ॉन्ट का कलर दे सकते हैं, ठीक है ना। और शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, वह CSS के आइकन होते हैं। CSS के आइकन लगाने के लिए आपको क्या यूज़ करना रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ये एक लाइन है यहाँ पर, इसको आपको कॉपी कर लेना है। यहाँ से इस वेबसाइट पर आके यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। ये कट किट आती है, स्क्रिप्ट आती है, ये यानी कि प्री डिफाइंड होते हैं। इस लाइन को कॉपी करके आपको सिंपली अपने प्रोग्राम के अंदर जाना है और जहाँ पर आपका हेड टैग है स्टाइल टैग से बाहर यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद इस यानी कि फ़ॉन्ट को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, देखिए। आई क्लास लगानी है, इसकी क्लास जो है फास्फा क्लाउड, यानी कि जो होगी बादल की, यानी कि इससे बादल का आइकन बन जाएगा। और फास्फा हर्ट, फास्फा कार, इस तरह आप जो भी है यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे कि हमने इसको यूज़ कॉपी किया और यहाँ पर आपको क्या करना है, बॉडी के अंदर लगा देना है इसको, ठीक है ना।
ये हमने आई लगा के जिनके जितने भी है इसको हम ले लेते हैं यूएल के अंदर, ओएल के अंदर ले लेते हैं, अनऑर्डर लिस्ट बन जाएगी। ये लिस्ट में दिए हुए हैं हमने, आप कहीं भी इनका यूज़ कर सकते हैं इनकी क्लास लगाकर, ठीक है। यहाँ पर ओएल क्लोज कर दिया, इसको रन करवाएंगे और यहाँ से चेक कर लेते हैं, जिसके इन्होंने वही लाइन लगाई हुई है। उसके बाद आ जाता है आई, इन्होंने जो है ओएल का यूज़ नहीं किया, हमने कर दिया। हम थोड़ा ओवर स्मार्ट बन रहे थे लेकिन सारी स्मार्टनेस चली गई। यहाँ से कौन सी लाइन आएगी अभी, ये बूटस्ट्रैप की किट है एक्चुअल में, जिसके हम इसको एक बार कॉपी करके देख लेते हैं। ये W3 स्कूल की जो स्क्रिप्ट है वो लगाई हुई है इन्होंने, शायद हम इसको अपने प्रोग्राम में नहीं चला सकती। दोबारा इसको यहाँ पर चेंज करके दे देते हैं, जो हमने पाथ दिया था इसका स्क्रिप्ट में, स्क्रिप्ट टैग में, इसको सेव करके एक बार फिर से रन करवाएंगे। नहीं, चलिए इसको छोड़िए, अभी बाद में मैं आपको बता दूंगा जी इसको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसका अलग से ही एक सिलेबस है फॉन्ट का कि आप किस तरह आइकन का पूरा ट्यूटोरियल है, इसके ऊपर हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी हम चलते हैं CSS के और आगे। आगे लिंक आता है CSS में, लिंक बटन, जैसे कि ए को हमने स्टाइल कर सकते हैं, ए लिंक लगा के उसको कलर दे सकते हैं, ठीक है ना। कलर देने के बाद लिंक जब यानी कि अनविजिटेड होगा, जब हम लिंक पर नहीं जाएंगे तो वो किस तरह का शो हो, किस तरह का कलर हो। उसके बाद विजिटेड लिंक कैसा हो, जैसे कि इन्होंने यहाँ पर बताया गया है। हम इस पर क्लिक कर लेते हैं, ये CSS इन्होंने यूज़ की हुई है। जैसे कि ये लिंक है, ठीक है ना, अभी ये अनविजिटेड है, तो इसके ऊपर जाएंगे तो ये हॉट पिंक हो जाएगा, होवर कर दिया ना हमने इसके ऊपर, और अभी ये ग्रीन है, और जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ब्लू हो जाएगा। ध्यान से देखिए एक बार फिर से, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, अभी हॉट पिंक का होवर किया हुआ है इसके ऊपर। जब इसको एक्टिव करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है ए एक्टिव कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज, इस लिंक को हम यानी कि एक्टिव करेंगे, क्लिक करेंगे, देखिए ब्लू हो गया ना, ब्लू होता है जब क्लिक करते हैं इसके ऊपर। इस तरह आप इस प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल अपने जो हम ए लगा के ए टैग के अंदर लिंक लगाते हैं वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ए को आप बॉर्डर वगैरह भी दे सकते हैं और भी उसकी डेकोरेशन कर सकते हैं, ठीक है। बॉर्डर का स्टाइल दे सकते हैं, कलर दे सकते हैं, उसको लिंक को बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, इस तरह। उसके बाद आती है लिस्ट, या पे लिस्ट किस तरह यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट लगाई थी हमने अपने प्रोग्राम के अंदर, उसको यानी कि थोड़ा स्टाइल उसकी स्टाइल को चेंज करने के लिए यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ इन्होंने दी गई हैं। जैसे कि ट्राई इट योरसेल्फ करके मैं आपको दिखा देता हूँ, हम ज़्यादा अपने प्रोग्राम की तरफ नहीं जाएंगे, वीडियो लॉन्ग हो रही है। देखिए अभी यहाँ पर इन्होंने हमने सिंपली लिस्ट लगाई है, ठीक है। यूएल को क्लास दे दी हमने ए, और यूएल और एक और बनाया उसको क्लास दे दी बी, और उसके बाद हमने एक और ओएल नाम की यानी कि लिस्ट बनाई, उसको क्लास दे दी सी, और ओएल नाम की एक और यानी कि लिस्ट बनाई, उसको क्लास दे दी डी, ठीक है। भी यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यूएल की जो ए क्लास है उसको लिस्ट स्टाइल टाइप, ये प्रॉपर्टी है, इसकी वैल्यू दी गई है सर्कल, इनके लिस्ट के आगे ये जो सर्कल आ रहे हैं, ठीक है ना, कर्सर कर देखिए, ये सर्कल इसी टाइप की वजह से आ रहे हैं। उसका यूएल जिनके बी क्लास डॉट बी लिस्ट स्टाइल टाइप लिखा है इन्होंने, ये प्रॉपर्टी है लिस्ट स्टाइल टाइप, ठीक है ना। उसके बाद कॉलन लगा के स्क्वायर लिखा है, देखिए लिस्ट के आगे जो नंबरिंग होती है, कुछ भी कह लीजिए, वो स्क्वायर आ रही है, यानी कि 4 से डब्बे बने हुए आ रहे हैं। उसके बाद आ जाता है सी क्लास ओएल की, ठीक है। लिस्ट स्टाइल टाइप अपर रोमन, यानी कि ये हैं जो जिनके रोमन फॉन्ट में आ चुकी है, ये रोमन में जो ऑर्डर लिस्ट है, ठीक है ना, जैसे 1 2 3, ये अपर रोमन है। यहाँ पर आप लोअर रोमन लिख देंगे, जैसे कि हम यहाँ पर लोअर रोमन लिख देते हैं, ठीक है, LO
WR लोअर रोमन, शूड रीड करने वाला रह गया, यहाँ से देखिए लो रोमन कर दिया। अभी JI, AA, 3I सभी जिनके स्मॉल रोमन हो चुके हैं, लोअर रोमन, ठीक है। यहाँ पर OL D क्लास आ गई। लिस्ट स्टाइल टाइप लोअर अल्फ़ा, यानी कि जो भी अल्फ़ाबेटिक्स हैं यहाँ पर वो लोअर केस में आ रहे हैं, इनको यहाँ पर अपर अल्फ़ा कर देंगे अगर आप, तो ये अपर केस में चले जाएंगे। इस तरह आप लिस्ट की जो स्टाइल है वो कर सकते हैं। उसको आ जाता है टेबल, कि टेबल आप किस तरह बना सकते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है हमारी, टेबल मैं आपको बना के ही दिखा देता हूँ प्रोग्राम के अंदर। शुरू से बनाएंगे हम, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। भी जैसे कि हमने यहाँ पर बना लेते हैं टेबल, ठीक है। ये कहाँ पर बनाएं, यहाँ पर बना लेते हैं बॉडी में। टेबल टैग यूज़ किया, सबसे पहले पता है आपको, टेबल टैग यूज़ किया। उसके अंदर जैसे लगाते हैं हम TR यानी कि टेबल रो, उसके अंदर लगाते हैं TH के अंदर हम डालते हैं नेम। उसके बाद एक और TH ले लेते हैं हम, उसके अंदर डालते हैं क्लास। उसके बाद एक और TH ले लेते हैं हम, इसके अंदर क्या डालें, रोल नंबर डाल देते हैं, चलो ठीक है, रोल नंबर डाल दिया। उसके अंदर अभी TR से बाहर जाएंगे, एक और TR टैग स्टार्ट करेंगे, TR टैग बनाएंगे हम। स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग लिख लिया है। अब इसके अंदर बनाएंगे हम TD यानी कि टेबल डाटा, ठीक है। टेबल डाटा के अंदर जैसे कि नाम है मेरा गगन, मेरा नाम गगन है, गगन डाल दिया। उसके बाद एक और TD क्रिएट करेंगे। उसका आ गया, नेक्स्ट वाली आ गई यानी कि टेबल हेडिंग है क्लास, जहाँ पर क्लास कौन सी है मेरी, यानी कि MCA डाल दी मैंने, ठीक है। उसके बाद एक और TD हम बना लेंगे स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग के साथ, जहाँ पर मेरा रोल नंबर जैसे कि लगा लीजिए कुछ भी 5 रोल नंबर डाल देते हैं, फर्स्ट तो कभी आया ही नहीं मुझे, ठीक है ना। उसके बाद ये हो गया हमारा TR कंप्लीट। उसके बाद एक और TR बना लेते हैं और इसके अंदर हम TH टैग लगाएंगे। इसके अंदर जैसे कि आपका नाम क्या डालें, अब हम अननाउन पर्सन, आपका नाम ही नहीं मुझे पता, क्या पता कौन कौन वीडियो देख रहा है, अननाउन, ठीक है। अभी उसके बाद डालेंगे हम TH, और TH लेंगे, इसके अंदर डाल देते हैं क्लासेस की, ये भी BC डाल देते हैं, चलो ठीक है। उसके बाद डाल देते हैं एक और TD, उसके अंदर हम डालेंगे रोल नंबर, यानी कि हमसे पीछे ही रखते हैं जो भी हो। इसी तरह हम बहुत सारे TD में यानी कि टेबल डाटा फिल कर सकते हैं, जैसे कि मैं सेम डाटा यहाँ पर डाल देता हूँ। अभी चलते हैं प्रोग्राम की और, ये देखिए यहाँ पर हमने टेबल बना लिया, नेम आ रहे हैं सबके, क्लास आ रही है सबकी, रोल नंबर आ रहे हैं। अभी इसको कर देते हैं बॉर्डर, लगाते हैं इसके ऊपर थोड़ा, स्टाइल के अंदर जाके इसके पहले लिखेंगे टेबल कॉमा, उसके बाद हमारा है TR कॉमा TH, ठीक है। उसके बाद फिर कॉमा TD, करली ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज। उसके बाद लगाएंगे यहाँ पर बॉर्डर, इसका हम 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू कर देते हैं इसका बॉर्डर, ठीक है। ब्लू बॉर्डर लगा दिया। अब इसको रन करवाएंगे, ये आ गया बॉर्डर। अभी बॉर्डर को, ये डबल डबल बॉर्डर आ रहा है, इसको सिंगल करेंगे। इसके लिए प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे बॉर्डर क्लैप्स, इसके बॉर्डर क्लैप्स, ठीक है, BORDER बॉर्डर क्लैप्स, और वैल्यू इसकी आएगी क्लैप्स। अभी देखिए बॉर्डर सिंगल हो चुका है हमारा, ठीक है ना। अभी जो टेबल है यहाँ पर लिखेंगे टेबल करली ब्रैकेट स्टार्ट मार्जिन ऑटो कर देते हैं। अभी देखिए सेंटर में चला गया ना हमारा टेबल। अभी इसको मार्जिन ऑटो करने की बजाय हम कर देते हैं 40%, सॉरी 5% कर देते हैं टॉप से, ठीक है। उसके क्लॉकवाइज यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद लेफ़्ट से कर देते हैं हम इसका 30% कर देते हैं, और बॉटम से कर देते हैं इसका जो मार्जिन है यहाँ पर स्पेस डाल के, बॉटम से भी कर दिया 10%।
और लेफ़्ट से कर देते हैं इसका 30%। भी देखिए क्या होता है, ये हमारा आ गया। इस ओर से भी 30% ले रहा है, यहाँ से भी 30% ले रहा है ये मार्जिन। ठीक है, अभी इसको टॉप से ही मार्जिन ले रहा है, बॉटम से मार्जिन ले रहा है हमारा टेबल। अभी इसका जो थोड़ा फॉन्ट साइज़ है वो बड़ा कर देते हैं हम, जैसे कि फॉन्ट साइज़ 25 पिक्सल। देखते हैं कितना बड़ा होगा, ये हमारा बन गया टेबल। उसके बाद सिंपली यूज़ करते हैं हम TH का, जैसे कि TH का यूज़ करते हैं हम। TH यहाँ पर लिख लिया। आप इसको स्पेसिफिक आईडी या क्लास का नाम भी दे सकते हैं, मैं सिंपली TH का यूज़ कर रहा हूँ। TH बैकग्राउंड कलर। ठीक है, बैकग्राउंड कलर कर देते हैं इसका चार्ट रीयूज़। ठीक है, चार्ट रीयूज़ इसका बैकग्राउंड कलर कर दिया। इसको सेव करेंगे, देखेंगे इसकी हेडिंग है जो H1 वो ग्रीन हो चुकी है। ये हमारा बाकी का कंटेंट भी हमने TH डाल दिया यहाँ पर, सॉरी इसको थोड़ा यहाँ से डिलीट करके TR डालेंगे यहाँ पर हम। TD वाला जो भी कंटेंट है यहाँ पर पेस्ट करेंगे। अभी बन गया प्रॉपर टेबल। देखिए ये हमारी हेडिंग आ रही है ग्रीन कलर की, बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर दिया। ये हमारा आ रहा है यानी कि टेबल जो डाटा है उसका। अभी इसको थोड़ी स्पेस देंगे हम, पैडिंग, जिसके जहाँ पर मार्जिन यूज़ किया था टेबल के अंदर, इसमें यूज़ करेंगे हम पैडिंग। पैडिंग कर देते हैं हम 20 पिक्सल। सेव करते हैं और देखिए टेबल के अंदर थोड़ी पैडिंग और बढ़ानी पड़ेगी, 50 पिक्सल कर देते हैं। इसको सेव करेंगे और देखेंगे अभी भी नहीं हो रहा। ये पैडिंग हमको करनी पड़ेगी यहाँ पर, यानी कि TR में भी पैडिंग हो, TH में भी पैडिंग हो, TD सभी जगह पर पैडिंग हो जाएगी। अभी देखिए सभी जगह पर पैडिंग होगी ना। ये हमारा बन गया टेबल। ये हमारा टेबल बन चुका है। अभी इसको करेंगे हम इसका, जैसे कि भी देख लीजिए यहाँ पर जे वाइट ही रहना चाहिए, जे ग्रे होना चाहिए, जिनके एक छोड़ के जिनके अगली रो का कलर चेंज होना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें करना है यहाँ पर हम लिखेंगे TD टेबल। यहाँ पर TD लिखेंगे और कर स्टार्ट और क्लोज। ठीक है ना, NTH स्पेस टेबल NTH चाइल्ड। ठीक है, टेबल NTH चाइल्ड। इस यहाँ पर लिखेंगे हम A1। ठीक है, A1 और जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। जैसे कि इसका बैकग्राउंड कलर कर देते हैं हम, बैकग्राउंड कलर कॉर्न फ्लावर ब्लू। ये कलर कर दिया मैंने इसका, अभी भी नहीं चेंज हुआ। इसका मतलब मुझे अभी तक नहीं आता कुछ भी। देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर। जिसका कलर किया था कोलैप्स, तो भाई बहुत आगे चले गए। यहाँ पर आ जाते हैं टेबल स्टाइल में। यहाँ पर दिखाया हुआ है इन्होंने TR होवर, TR NTH चाइल्ड। यहाँ पर लिखा हुआ है TR लिखना पड़ेगा हमको। TD की जगह डिलीट करके इसको कर देते हैं TR। अभी देखते हैं कुछ फ़र्क पड़ता है। देखिए अभी जो इसके A1 जिनके जो डिब्बे हैं, रो हैं, वो उसका कलर ब्लू हो चुका है। ठीक है ना, इस तरह आप इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर किया है। TR NTH चाइल्ड इसका A1, यानी कि A1 ऑड कर देते हैं इसको। देखिए कौन सा कलर, अब कैसे होगा, ऑड कर दिया इसको, सेव करके रन करवाइए। अभी देखिए ऊपर से छोड़ दिया, पहले ये ब्लू था ये वाइट था। ठीक है, अभी ये वाइट हो चुका है, ये ब्लू हो चुका है। इस तरह आप इसको चेंज कर सकते हैं। इस तरह तो आप कर सकते हैं टेबल टैग। उसके बाद आ जाता है, जैसे कि अभी मैं चाहता हूँ जो ये नाम है, ठीक है, वो यहाँ से ये क्लास को डिलीट करके यहाँ से ये दोनों खाने खुद एक जगह पर ले ले।
जैसे ये गगन है, जहाँ पर लिखना आना चाहिए MC यहाँ से डिलीट हो जाए, ये एक डिब्बा ही बन जाए। और जो जे वाला गगन है ये नीचे की ओर, ठीक है, नीचे की ओर अपना सारा एरिया कवर कर ले। ये मैं लिखना चाहता हूँ, यहाँ पर कर देते हैं हम एडिटिंग। उसके लिए क्या करना होगा, जैसे कि हमारा जो नेक्स्ट है TR, इसके अंदर जो गगन लिखा हुआ है इसको कर देते हैं डिलीट। एक टेबल डाटा डिलीट कर दिया। अब इसको करेंगे हम रोज पैन। रोज पैन आता है, रोज पैन करेंगे इसको 2, सेव करके रन करवाएंगे। हम कहाँ चले गए, हेडिंग के अंदर चले गए हम, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। कमेंट भाई ऊपर कर दिया थोड़ा, इस गगन को डिलीट करना रहेगा यहाँ से। आप अलग अलग नाम लिखिए, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। मैंने सेम नाम ले लिए, मुझे कन्फ्यूज़न हो रही है अभी। जैसे कॉल स्पैन लगा लेते हैं हम 2, ठीक है, कॉल स्पैन 2। ये यहाँ पर थोड़ा आगे चला गया। ये हमने क्या कर दिया, अभी एक और मिस्टेक हो गई। लो भाई, यहाँ से ये गगन था जो यहाँ पर ऐसे ही रहने देना है हमें, इसको डिलीट नहीं करना है। MC की जगह पर गगन करना था, इसको कर देते हैं डिलीट MC को। अभी हो गया ना। अभी देखिए गगन ये 2 डब्बे की जगह खुद ले रहा है, अकेला अकेला गगन आ रहा है। यहाँ पर कोई बीच में लाइन वगैरह नहीं है। अब देखिए इस गगन को नीचे की ओर यानी कि ये जगह लेनी है। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, प्रोग्राम में मान के चलो इस गगन को कर देता हूँ डिलीट, ठीक है। इस गगन में लिखता हूँ मैं रोज पैन 2, यहाँ पर 2 करके इसको कर देता हूँ सेव और रन करवा के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये तो इस कॉल स्पैन तो इस राइट यानी कि राइट की ओर जगह रोक रहा है, ठीक है ना। और जो हमारा है कॉल स्पैन वो नीचे की ओर अपनी जगह कवर कर रहा है। इस तरह आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इस तरह यूज़ करने के बाद आगे आ जाता है जिसमें टेबल का ये हो गया हमारा स्टाइल। उसका टेबल को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। टेबल के अंदर अगर ज़्यादा डाटा फिल हो जाता है तो उसके बाद आप डिव स्टाइल कर दीजिए ओवरफ्लो एक्स ऑटो, ठीक है। यानी कि एक्स होता है इस तरह, आपको कैसे बताऊँ, कॉल स्पैन की तरह, और रो होता है नीचे की ओर, ठीक है। जैसे कि एक्स होता है कॉल स्पैन और वाई होता है रो स्पैन। इस तरह आप इसको ऑटो कर दिए। जिस तरह अभी इसमें ज़्यादा डाटा है, ऊपर हेडिंग ज़्यादा है, अभी ये स्क्रॉल हो रहा है, ठीक है ना। इस तरह आप इसको रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। उसके बाद आ जाता है CSS डिस्प्ले। अगला टॉपिक है हमारा CSS डिस्प्ले। हम यही टॉपिक करेंगे इस वीडियो में, जो बाकी का है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसमें जो डिव है हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट आ जाता है, जैसे कि डिस्प्ले बता रहा हूँ, H1 से H6 जी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। P टैग भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। फॉर्म भी हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। हेडर फूटर सेक्शन ये सभी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। स्पेन A टैग और IMG टैग ये जो हैं ये इनलाइन एलिमेंट है, यानी कि टैग के अंदर जो कंटेंट है उसके बीच में ही यानी कि अप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। अभी अगर आप इसको करना चाहें, स्पैन को ब्लॉक एलिमेंट बनाना चाहें तो उसके लिए आपको डिस्प्ले ब्लॉक प्रॉपर्टी यूज़ करनी होगी, जैसे कि यहाँ पर किया हुआ है इन्होंने स्पैन डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक है। बी स्पैन कहाँ पर लिखा हुआ है, ये ब्लॉक रिजल्ट इन तक, ठीक है ना, ये सभी स्पैन में लिखा हुआ है। इसने अपनी डिस्प्ले ब्लॉक कर ली, यानी कि आगे का जो भी कंटेंट था नेक्स्ट लाइन में भेज दिया। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर कर देता हूँ डिस्प्ले इनलाइन तो ये डिफ़ॉल्ट अपने आप ही होता है। जैसे कि इनलाइन कर देता हूँ तो ये क्या होगा, देखिए सारा कंटेंट एक ही लाइन में चला गया। इसको बोलते हैं इनलाइन और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। कि ब्लॉक लेवल क्या होता है, जो कि अपनी पूरी जगह कंप्लीट करता है, चाहे उसके बीच कंटेंट थोड़ा हो ज़्यादा हो, वो पूरी स्पेस रोकेगा अपनी। इनलाइन होता है वो आपका कंटिन्यू चलता रहता है, इनलाइन लाइन वाइज लाइन, ठीक है। इस तरह आप इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आगे की वीडियो का वेट करना, मैं कल तक बना के उसको पोस्ट कर दूंगा। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि वीडियो बनाने पर बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, आपने भी देखा है।
बहुत टाइम से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जल्दी से जल्दी शेयर कर दो। तूफान लाओ, बाप बाप पड़ी ग्रेड।